दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएसए अजीत डोभाल की रूस यात्रा के बारे में, क्योंकि वर्तमान में ब्रिक्स समूह के देशों की एनएसए की बैठक चल रही है, जिसके कारण एनएसए अजीत डोभाल अभी वर्तमान में रूस की यात्रा पे हैं। वहां उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की है। तो इसीलिए ये खबर बड़ी हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ अपने समकक्षों से ही मिलते हैं, लेकिन वे भारत के एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है, तो इसीलिए ये खबर बड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, रूस अभी यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जिसके कारण उनकी बहुत ही ज़्यादा आर्थिक हानि हुई है और वे इस युद्ध को समाप्त भी करना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन की जो नाटो में शामिल होने की जिद है, उसने रसिया को डरा दिया है। अगर रसिया इस युद्ध में अगर कहीं नहीं जाता तो कल होकर के नाटो उनकी सीमा पे आके बैठ जाता, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो। इसी डर से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। मान लीजिए अगर भारत के जो नीचे में श्रीलंका देश है, अगर वहाँ पे चाइना अपना एक मिलिट्री बेस बना ले तो कैसा रहेगा। तो वे हम लोग के लिए एक बड़ा थ्रेट साबित हो सकते हैं। तो उसी तरह अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता, अगर वहाँ पे नाटो का मिलिट्री बेस बन जाता, तो रूस को इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती। उनको ये इसी बात का सबसे ज़्यादा डर था, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया। लेकिन अब वह इस युद्ध में इस तरह से उलझ चुका है कि वो अब आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे पा रहा है और वो चाह रहा है कि किसी तरह इस युद्ध से निकले, और भारत इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत कर सकता है। आप हमें एक कोई भी विश्व के ऐसे देश का नाम बताइए जो रूस से भी बात कर सकता है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर सकता है और व्लादिमीर जेलेंस्की से बात कर सकता है। ऐसा कोई देश नहीं है जो दोनों देशों से बात कर सकता है। चीन हो, अमेरिका हो या दुनिया के कोई भी देश हो, वो दोनों देशों से बात नहीं कर सकता है। शी जिनपिंग की जो रूस की यात्रा हुई थी, लेकिन वो यूक्रेन नहीं गए थे। उसी तरह अमेरिका की यूक्रेन की यात्रा हुई थी और वे रूस नहीं गए थे। विभिन्न पश्चिमी देश जो हैं वो रूस पे विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा चुके हैं, तो वे रूस की यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो पिछले दो महीने में, पहले जुलाई में उन्होंने रूस की यात्रा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके अगले महीने उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की और वे दोनों से गले मिले। तो रूस समझता है भारत की इस पोजीशन को कि भारत दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित हो सकता है, वो इस युद्ध को रुकवा सकता है। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। एनएसए अजीत डोभाल जब व्लादिमीर पुतिन से मिले तो उन्होंने प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो पुतिन को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद आकर के पर्सनली आपको भारत और यूक्रेन के बीच जो वार्ता हुई थी उसको आपको बताना चाहते थे, लेकिन वे नहीं आ पाए, इसलिए मैं उनके स्थान पे आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच जो वार्ता हुई थी उसमें सिर्फ 2 लोग थे, उधर से यूक्रेन के तरफ से भी 2 लोग थे और भारत के तरफ से भी 2 लोग थे, और मैं प्रधानमंत्री के साथ ही था, इसलिए मैं इस बात का साक्षी हूँ। क्योंकि मैं उस बैठक में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मिलकर बताना चाहते थे। तो इसके बाद रसिया के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अगले महीने अक्टूबर में होने वाले कजान में जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसके लिए नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया। अजीत डोभाल को बताया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं। आप जानते ही होंगे जुलाई में जो 1-to-1 नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो मीटिंग हुई थी उससे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। भले ही पश्चिमी देश हो या अमेरिका हो वे नाराज हो गए हों, लेकिन भारत और रूस की जो बातचीत हुई है वो बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई थी। इसी बातचीत में रूस ने भारत को एक मजबूत साझेदार बताया था। तो इस कारण भारत और जो रूस की दोस्ती है वो बहुत ही मजबूत है और सालों पुराने हैं। भारत और जो सोवियत संघ है उनकी दोस्ती आज़ादी के बाद से ही सफल रही है। वे विभिन्न मौके पे भारत के साथ जो अपनी
दोस्ती है वो निभाती आ रही है। 1990 में जब सोवियत संघ विभिन्न देशों में टूट गया, उसके बाद रूस उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो भारत ने रूस के साथ भी सोवियत संघ वाले रिश्ते बना कर रखे हैं। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी भारत की जो साझेदारी है वो कम नहीं हुई है। भारत रूस और यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ये राष्ट्रपति पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं। और वे ये भी जानते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं वो युद्ध रुकवाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी देश अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पश्चिमी देश शुरू से ही रूस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका तो रूस का परमानेंट दुश्मन ही रहा है। चाइना भी नहीं चाहता है कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो अमेरिका यहाँ पे फंसा रहेगा और चाइना अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर उभारने की कोशिश करेगा और वो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देगा। अगर अमेरिका रूस और यूक्रेन युद्ध से अपने आप को पीछे खींच लेता है तो अमेरिका फिर से चाइना को टारगेट कर सकता है। ये बात चाइना अच्छी तरह से जानता है, तो इसलिए चाइना भी नहीं चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुके। उसी प्रकार जो अभी वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन का भी मामला है, वो भी चाइना नहीं चाहता है कि इस पे पूर्ण विराम लगे, क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका जब तक इधर उधर बिजी रहेगा, अमेरिका चाइना पे ध्यान नहीं देने वाला है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी पश्चिमी देश हैं या अमेरिका है, उनका जो डॉक्ट्रिन निकल कर के सामने आया है उसमें सबसे बड़ा थ्रेट चाइना को माना गया है। लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका इतने युद्धों में उलझ चुका है जिसके कारण चाइना पे वे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और चाइना इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। कल होकर के अगर चाइना ताइवान पे हमला कर देता है तो शायद ही अमेरिका उसको बचाने के लिए वहाँ पे आए, तो इसलिए चाइना भी नहीं चाहता है कि यह युद्ध रुके। देखिए क्या होता है इस युद्ध का परिणाम। और भारत के जो NSA अजीत डोभाल हैं और जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनकी किस प्रकार वार्ता हुई है और किस स्तर की वार्ता हुई है, क्या इससे कुछ पॉजिटिव मैसेज निकल करके सामने आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, नवंबर में होने वाले अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वे डिसाइड करेंगे कि कितनी जल्दी रसिया और यूक्रेन की युद्ध समाप्त होती है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार कमला हैरिस हैं, अगर वो जीत जाती है तो फिर इस युद्ध को रोकने में और मुश्किल होगी। लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो जीत जाते हैं तो एकदम 100% मानिए कि ये युद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से 3 से 4 महीने के अंदर इस युद्ध पे पूर्ण विराम लग जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी इस युद्ध को फंडिंग कर रही है अभी, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका ये मानना है कि अमेरिका को इस तरह से किसी भी युद्ध को फंड नहीं करना चाहिए। इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आ गया, इराक से अपनी सेना वापस बुला ली, सारे जगह से अपनी सेना वापस बुला ली। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक बिजनेसमैन है, वो जानते हैं कि युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है, वो बातचीत को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसीलिए उन्होंने मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच एक अब्राहम एकॉर्ड भी करवाया था, जिसमें उन्होंने UAE और भी एक दो देश अन्य देशों के साथ उन्होंने इजराइल का जो रिलेशन है उसको पुनः स्थापित किया था। वे जानते हैं कि युद्ध किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, जिससे सारी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर कहीं राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो ये मान करके चलिए कि 3 से 4 महीना के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप NSA अजीत डोभाल की इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।